नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान के बेरूत पोर्ट पर भीषण आग लगी है। बेरूत पोर्ट के बड़े इलाके में आग फैल चुकी है। पोर्ट के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारण की जानकारी नहीं मिल पाई है अभी तक। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत पोर्ट पर भीषण आग की ताजा तस्वीरें सामने आ गई हैं। बेरूत पोर्ट पर तेजी से फैल रही है आग। आग बुझाने में जुटी है बेरूत मरीन फायर ब्रिगेड। आगजनी के पीछे इजरायली एजेंट होने की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं किस तरह से आग लगी है और ये आग फैलती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे, इस आग के पीछे इजरायली एजेंट हो सकते हैं। आगजनी इजरायली एजेंटों ने की हो, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। आग बुझाने में जुटी हुई है बेरूत मरीन फायर ब्रिगेड। बेरूत पोर्ट पर तेजी से लेकिन फैल रही है ये आग। इजराइल ने हिजबुल्लाह को नष्ट करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और इस ऑपरेशन में एक देश की राजधानी भस्म होने का खतरा है। वो देश है लेबनान। इजराइल सरकार की टॉप सीक्रेट फाइल लीक होने से जानकारी सामने आई है कि आईडीएफ बेरूत एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर हमले की तैयारी में है। लेबनान के साथ साथ 7 और अरब देशों पर एक साथ बमबारी का ब्लूप्रिंट भी सामने आया है। इजरायली सेना जुलाई के अंत में इस ऑपरेशन को शुरू करने जा रही है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है गिफ्ट 2.0। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट तैयार हो चुके हैं। देखिए क्या है इजराइल का ऑपरेशन गिफ्ट और कैसे ये पूरे अरब में जंग शुरू करा सकता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के अंत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लगातार अपनी जमीन पर हमलों से बौखलाए इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर 2020 से भी बड़ा धमाका करने का प्लान तैयार किया है। नेतन्याहू और इजरायली सेना प्रमुख ने बेरूत पर सबसे बड़े हमले का ऑपरेशन गिफ्ट 2.0 तैयार कर लिया है। ये ऑपरेशन कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा आप 4 अगस्त 2020 को हुए बेरूत धमाके की तस्वीरों से लगा सकते हैं। यह बेरूत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इसी दिन बेरूत ने सबसे बड़ा विनाश देखा और इसका एपिसेंटर बना बेरूत पोर्ट। चार अगस्त की दोपहर बेरूत पोर्ट पर धुएं का एक ऊंचा गुबार उठ रहा था और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई मील दूर तक तबाही फैल गई। गलियां मलबे से भर गईं, धमाके से कार उलट गई, इमारतें गिर गईं। बेरूत में हर ओर तबाही का आलम था। बेरूत के पोर्ट पर उस दिन जो हुआ, उसकी तीव्रता को इसके विश्लेषण से समझिए। धमाके की जगह से 4 किलोमीटर दूर सेंट मरून चर्च में इस धमाके का असर सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ। ग्यारह किलोमीटर दूर तक इस धमाके की शॉकवेव नजर आई थी। यह तस्वीर धमाके वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर डाबिया मरीना में रिकॉर्ड की गई थी। धमाके वाली जगह से 15 किलोमीटर दूर रोमाना कस्बे से इस धमाके की डरावनी तस्वीर रिकॉर्ड की गई थी।
धमाके से पहले ये बैरूत पोर्ट की साइलोस बिल्डिंग थी जो धमाके के बाद ऐसी हो गई। जिस जगह धमाका हुआ पोर्ट का वो हिस्सा समंदर में समा गया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें धमाके की तीव्रता की गवाही दे रही हैं। 4 अगस्त 2020 को बैरूत में जो हुआ उसका पूरा सच आज तक सामने नहीं आया। धमाके की वजह से 150 लोग मारे गए। 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में भूकंप आया था। रिपोर्ट है कि पोर्ट पर हिजबुल्लाह के हथियार स्टोर थे। धमाके के पीछे लेबनान इजराइल का हाथ मानता है। लेकिन अब खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने 4 अगस्त 2020 से भी बड़े हमले की तैयारी कर ली है। आईडीएफ के गिफ्ट 2.0 का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के साथ ऑल आउट जंग शुरू करने वाली है। इस ऑपरेशन की शुरुआती जानकारी अमेरिका को दे दी गई है। इजराइल हमेशा कहता है कि बैरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेबनान ने हिजबुल्लाह के हथियार रखे हैं ताकि इन्हें हमले से बचाया जा सके। अब इजराइल इसी एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी में है। लीक ब्लूप्रिंट से मिली जानकारी के मुताबिक बैरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायली वायुसेना हमला करेगी। इस एयरपोर्ट पर 3-3 टन के 3 TNT बम गिराने का प्लान है। जून के महीने में ही इजरायली वायुसेना बैरूत की रेकी कर चुकी है और अब गिफ्ट 2.0 के तहत हमले शुरू होने वाले हैं। अगर 9 टन TNT बैरूत एयरपोर्ट पर बरसा तो विनाश कितना बड़ा होगा ये एनिमेशन से समझिए। ये बैरूत एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज है। अगर रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3-3 टन के 3 बम गिरते हैं तो एयरपोर्ट का वजूद नहीं बचेगा। एयरपोर्ट से 180 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यानी इमारतें, किसी भी तरह का कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सब मलबे में बदल जाएगा। धरती सपाट हो जाएगी। 255 मीटर के दायरे में भीषण तबाही होगी। इस दायरे में आने वाले मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इनमें रहने वाले ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। 450 मीटर के दायरे में मलबे के टुकड़े उड़ उड़कर गिरेंगे और शॉक वेव के साथ मलबे से जबरदस्त तबाही होगी। 1550 मीटर के दायरे में मकान क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, यानी इनकी खिड़कियों के कांच टूट जाएंगे। कमजोर मकानों के हिस्से गिर सकते हैं। धमाके के बाद 5000 मीटर के दायरे में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। दरअसल जिस तरह से हिजबुल्लाह होती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इजराइल कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि इजराइल अब ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की तैयारी में है। बैरूत पर हमले का पूरा ऑपरेशन तैयार हो चुका है और अब हमले के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैरूत एयरपोर्ट पर हमले बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बाद शुरू होंगे। 22 जुलाई को बेंजामिन का अमेरिका दौरा खत्म होगा। इसके बाद इजरायली वायुसेना बैरूत एयरपोर्ट पर हमले शुरू कर सकती है। अरब में हिजबुल्लाह और हूती ही सबसे बड़े और ताकतवर मिलिटेंट संगठन हैं। ये दोनों लगातार इजराइल के लिए खतरा बने हुए हैं। चौदह जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के हद्व यारून सैन्य बेस पर हमले किए। इसके साथ ही 91वीं डिवीजन के आइलेट बेस पर हमले किए गए। साथ ही हूती ने इजराइल के इलाद पोर्ट पर मिसाइल हमला किया।
हूती ने लाल सागर में इजरायल के यूनिफिक मालवाहक जहाज पर भी मिसाइल हमला किया। हिजबुल्लाह और इजरायल की जंग का विस्तार होता जा रहा है, इसीलिए ऑपरेशन गिफ्ट 2.0 तैयार किया गया है। अब से पहले 1968 में इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट पर बम बरसाए थे और अब 2024 में उससे भी बड़ा ऑपरेशन तैयार हो चुका है, जिसके कारण जंग पूरे अरब में फैलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की राजधानी में आतंकी हमला हुआ। तल अवीव हाईवे पर पुलिस और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोलीबारी में ढेर हो गया है कार सवार आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। कल यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही की रात थी, बारूदी विनाश की रात थी। जानते हैं क्यों? दरअसल बीती रात रूस की सेना ने ताबड़तोड़ आसमानी हमले करते हुए आधे से ज्यादा कीव पर कब्जा कर लिया। ईस्टर्न फ्रंट से नीप्रो लाइन यानी नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव के इलाके को सीज भी कर दिया। और अब दावा किया जा रहा है कि आज रात पूरे कीव पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है। कीव में रूसी ध्वज लहरा सकता है, क्योंकि पुतिन ने कीव को दहलाने के लिए 3300 किलो वजनी विनाशक को वॉर जोन में झोंक दिया है, जो सिर्फ तबाही मचाता है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। रात 12 बजे के बाद ईस्टर्न फ्रंट से रूस के Su-34 फाइटर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। और जानते हैं रूस के इन आसमानी जंगबाजों का टारगेट क्या था? यूक्रेन की राजधानी कीव का पूर्वी इलाका। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूस के फाइटर बॉम्बर्स ने पूर्वी कीव के कोने कोने में तबाही मचाई, बेहिसाब बारूद बरसाया। एक तरफ आसमान से पुतिन के आसमानी लड़ाके कहर बरपा रहे थे, तो दूसरी तरफ टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ रूसी सेना के हजारों जवानों ने पूर्वी कीव पर धावा बोल दिया। और महज चंद घंटों के भीतर रूस की सेना ने पूर्वी कीव के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ईस्टर्न फ्रंट से नीप्रो लाइन तक के एरिया को सीज कर दिया। पूर्वी कीव पर हमले के लिए रूस ने डबल फ्रंट से प्रहार किया। रूस के Su-34 फाइटर ने कीव पर फैब 3000 बम दागे। गौर करने वाली बात यह है कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था। और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की।
और अब ये दावा किया जा रहा है कि नीप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली नीप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर पुतिन ब्रिगेड ने रूसी ध्वज लहरा दिया है। करीब 29 महीने पहले पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए जंग का आगाज किया था। हालांकि इस दौरान रूसी सेना ने कई दफा कीव पर हमले भी किए, मगर अब रूसी ब्रिगेड को बड़ी कामयाबी मिली है और वो है आधे से ज्यादा कीव पर कंट्रोल। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिगेड ने ईस्टर्न फ्रंट से पहले तो यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की और फिर रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट से कीव की तरफ कूच करते हुए पूर्वी कीव के इलाकों में धावा बोल दिया। दरअसल कीव को नीप्रो नदी दो हिस्सों में बांटती है, लिहाजा नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव का हिस्सा मौजूदा वक्त में रूसी ब्रिगेड के कब्जे में आ चुका है। फिलहाल रूसी ब्रिगेड टैंक, आर्टिलरी, तोपों के साथ नीप्रो लाइन पर डटी हुई है। ईस्टर्न फ्रंट से नीप्रो लाइन तक के इलाके को सीज कर चुकी है। वहीं आधे से ज्यादा कीव पर कब्जा हो जाने के बाद यूक्रेन सेना में खलबली मच गई है। लिहाजा पश्चिमी कीव को बचाने के लिए यूक्रेनी डिफेंस ने बेलारूस बॉर्डर पर तैनात जवानों को कीव भेजने का ऑर्डर दे दिया है। एक तरफ यूक्रेनी सेना बेलारूस बॉर्डर से पीछे हटी, तो वहीं यूक्रेन के मूवमेंट का फायदा उठाते हुए रूसी डिफेंस ने बेलारूस में तैनात जवानों को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया। और अब ये आशंका जताई जा रही है कि बेलारूस और नीप्रो लाइन से राजधानी कीव के बाकी बचे हिस्से पर जल्द ही रूसी ब्रिगेड बड़े हमले कर सकती है। जैसे ही पूर्वी कीव को रूसी ब्रिगेड ने सीज किया, यूक्रेनी खेमे में खलबली मच गई। बाकी कीव को बचाने के लिए यूक्रेन को बेलारूस बॉर्डर पर तैनात सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देना पड़ा ताकि नीप्रो लाइन तक पहुंच चुकी रूसी ब्रिगेड को रोका जा सके। मगर सच तो यह है कि कीव को जीतना ही पुतिन का आखिरी लक्ष्य है। लिहाजा ईस्टर्न फ्रंट से रूस ने पुख्ता प्लानिंग के साथ कीव पर हमला बोला। यकीन मानिए, Su-34 फाइटर बॉम्बर के जरिए फैब 3000 के ताबड़तोड़ प्रहार से पूर्वी कीव का कोना कोना थर्रा उठा। चंद घंटों के भीतर ही फैब 3000 ग्लाइड बम के सीरियल अटैक से कीव का सुरक्षा चक्रव्यूह तहस नहस हो गया। अब सवाल यह है कि रूसी डिफेंस का फैब 3000 कीव के लिए काल कैसे बना? आखिर क्यों पुतिन ने इस विनाशक का इस्तेमाल करते हुए कीव के डिफेंस कवच को भेदा? दरअसल फैब 3000 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। इस विनाशक का कुल वजन 3300 किलो होता है। यह ग्लाइड बम 1400 किलो विस्फोटकों से लैस होता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसके एक प्रहार से 42 मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। फैब 3000 ग्लाइड बम, जिसे फ्लाइंग बम के नाम से भी जाना जाता है, उसे सोवियत दौर में बनाया गया था। और जानते हैं फैब 3000 जैसे विनाशक को बनाने का मकसद क्या था? दुश्मन के मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड शेल्टर और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को तबाह करना। क्योंकि फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो टारगेट को पूरी तरह से जमींदोज कर देता है। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने कीव पर कब्जे के लिए Su-34 फाइटर बॉम्बर और फैब 3000 को इंटीग्रेट किया है, जिसका मतलब अब कीव पर फैब 3000 से ही बमबारी होगी। रूसी डिफेंस ने फैब 3000 की खेप बढ़ाने का भी ऑर्डर दिया है। यानी भारी तादाद में फैब 3000 ग्लाइड बम तैयार किए जाएंगे और इन विनाशकों के प्रचंड प्रहार से कीव के कोने कोने को राख किया जाएगा।
अब ये देखना होगा कि पुतिन के प्रकोप से कीव को बचाने के लिए, उसके रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए ज़ेलेंस्की और बाइडेन क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इलियंका मोर्चे पर रूस के ड्रोन हमले हुए। इस वक्त की बड़ी खबर ये, यूक्रेन की एक आर्टिलरी गन तबाह हो गई है। ब्रिटेन से मिली AS-90 गन खाक हो गई। पहले यूरोप को सबक सिखाने की धमकी और उसके ठीक एक दिन के बाद रूस का एक्शन। रूस के आक्रामक अंदाज से नेटो में खलबली मच गई है। नेटो के देश अपने फैसले बदलने को मजबूर हो रहे हैं। नेटो के महासचिव को कहना पड़ा है कि वो रूस से सीधी जंग कभी नहीं चाहते। ताकतवर रूस के आगे नेटो के कुछ देशों के सरेंडर मोड में आने से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना होगा। यूक्रेन को एक ही दिन में 2 झटके लग चुके हैं। एक तरफ रूस को सबक सिखाने वाले हथियार के इस्तेमाल पर शर्तें लागू कर दी गई हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा कवच देने का वादा करने वाला देश भी मुकर गया है। रूस का Tu-95 बॉम्बर आसमान में इसकी दहाड़ से यूक्रेन में सन्नाटा पसर जाता है। लोग जमीन के भीतर बने शेल्टर्स में घुस जाते हैं। नेटो भी इस बॉम्बर की ताकत बखूबी समझता है। यही वजह है कि रूस के सबसे घातक हथियारों में इस बॉम्बर का नाम भी दर्ज है। इस बॉम्बर से जुड़ी हर बड़ी खबर पर अमेरिका भी नजर रखता है। इसी बॉम्बर का एक नया वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में विशालकाय बॉम्बर एक एयरबेस से उड़ान भरता है। हवा में ईंधन भरता है और आसमान में अपने तय रूट की तरफ मुड़ जाता है। इस दौरान एक भी धमाका नहीं होता, लेकिन इस वीडियो ने नेटो देशों में डर का नया तूफान भर दिया है। क्योंकि ये उड़ान रूस की एक नई कामयाबी साबित करती है। रूस ने Tu-95 बॉम्बर को और भी घातक बना दिया है। रूसी इंजीनियर्स ने इस बॉम्बर में KH-20 मिसाइल का कॉम्प्लेक्स लगाया है। यानी ये बॉम्बर अब आसमान से KH-20 मिसाइलों से कहर बरपा सकता है। रूस की KH-20 मिसाइल थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस रहती है। KH-20 की रेंज 380 से 600 किलोमीटर की है और लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। रूस की इस तैयारी ने नेटो में खलबली मचा दी है, क्योंकि भले ही रूस के पास KH-20 से कई गुना अधिक शक्तिशाली मिसाइलें हैं, लेकिन Tu-95 में इस बदलाव की और टेस्टिंग का कनेक्शन पुतिन के मिशन यूरोप से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस से यूरोप को धमकी के बाद इस एक्शन से जाहिर हो गया है कि रूस यूक्रेन के विध्वंस के साथ ही नेटो से बदला लेने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब रूस के इस एक्शन का 2 देशों से रिएक्शन भी सामने आया है। इसमें पहला है पोलैंड, जिसने यूक्रेन के साथ सैन्य और सुरक्षा का नया समझौता किया है, और दूसरा है ब्रिटेन, जहां कुछ दिन पहले ही सत्ता बदली है और की स्टारमर PM बने हैं। ये दोनों देश युद्ध में यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार रहे हैं। दोनों देशों पर ज़ेलेंस्की आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इसी वजह से पुतिन के टारगेट पर सबसे ऊपर पोलैंड और ब्रिटेन है।
ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से क्रीमिया में कई बार तबाही मची है। चैलेंजर 2 टैंक की नाकामी के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की सप्लाई की थी। ब्रिटिश मिसाइलों से यूक्रेन कई बार रूसी इलाके में बड़े धमाके कर चुका है। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी है। कुछ दिन पहले ही पोलैंड ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन रूस के एक्शन के बाद ये दोनों देश अचानक पलट गए हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को एयर डिफेंस से सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन पोलैंड अब सुरक्षा नहीं देगा। पोलैंड यूक्रेन के हवाई क्षेत्रों में आने वाली मिसाइलों को नष्ट नहीं करेगा। पोलैंड ने पश्चिमी यूक्रेन को हवाई कवच देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब वादे से मुकर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देशों के दबाव की वजह से पोलैंड समझौते से पीछे हट रहा है। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को झटका दे दिया है। मामला स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लेकर रूसी जमीन पर हमले की इजाजत का है। यूक्रेन अब अपनी सीमा के पार स्टॉर्म शैडो से हमले नहीं कर सकेगा। ब्रिटेन की इस शर्त से स्टॉर्म शैडो से अब रूसी जमीन पर धमाके नहीं होंगे। ब्रिटेन के पीएम ने ऐलान किया था कि यूक्रेन रूस पर उसकी मिसाइलों से हमले कर सकता है, लेकिन अब ब्रिटेन ने यू टर्न ले लिया है। नतीजा ये होगा कि अब यूक्रेनी बॉर्डर के करीब रूस के 250 किलोमीटर के इलाके में हमला नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्टॉर्म शैडो की रेंज 250 किलोमीटर है। दूसरी तरफ पोलैंड से सुरक्षा नहीं मिल पाने की वजह से अब पश्चिमी यूक्रेन में रूस की मिसाइलों के हमले नहीं रुक सकते। सबसे ज्यादा हैरानी नेटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग के बयानों को लेकर है, क्योंकि पोलैंड रूसी मिसाइलों को नष्ट न करे इसकी सलाह खुद स्टोल्टनबर्ग दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन रूस की जमीन पर हमले इसकी तरफदारी भी कर रहे हैं। नेटो मानता है कि पोलैंड अगर अपने एयर डिफेंस से डायरेक्ट रूसी मिसाइलों को नष्ट करता है तो इसे रूस के साथ सीधी जंग माना जाएगा। नेटो ने साफ कर दिया है कि उसका रूस के साथ डायरेक्ट वॉर लड़ने का कोई इरादा नहीं है। नेटो के आक्रामक रुख में बदलाव की एक वजह एंटी नेटो ग्रुप की बढ़ती एकजुटता भी है। रूस के कहने पर ही चीन ने अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस भेजा। पुतिन के नॉर्थ कोरिया के दौरे से लौटने के बाद हथियारों की सप्लाई तेज है। चीन और रूस भविष्य में कई जगह एक साथ जंग का अभ्यास करने वाले हैं। पेंटागन को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने यूरोप के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किम को एटमी तैयारी करने के लिए कहा है। इस खबर के बाद बाइडेन ने किम को चेतावनी दी है। अब तक अमेरिका के खिलाफ अभियान में किम, जिनपिंग और पुतिन साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अब पुतिन ने बेलारूस का कद भी बढ़ा दिया है। यह पहली बार है जब चीनी परिवहन विमान बेलारूस में उतरा है। यह पहला संयुक्त अभ्यास है जिसमें पीएलए सैनिक नेटो की सीमाओं के पास युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी पोलैंड में है और चीन बेलारूस में इसका जवाब देने की तैयारी में है। अब तक अमेरिका को जवाब देने के लिए सिर्फ रूस ने बेलारूस में हथियार और सेना की तैनाती की थी, लेकिन अब चीन ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि ऑपरेशन यूरोप शुरू हुआ तो चीन और रूस दोनों पोलैंड के करीब से युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। एक संदेश समंदर से भी आया है। चीन और रूस के युद्धपोतों ने हाल ही में पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना चौथा संयुक्त समुद्री गश्त किया है। इसके अलावा चीन और रूस विवादित दक्षिण चीन सागर के पास दक्षिणी चीन प्रांत में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस और चीन की जोड़ी उस मिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके तहत यूरोप को जलाकर अमेरिका और नेटो की ताकत को नेस्तनाबूद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस ने बड़ा मिसाइल हमला किया है। रेल यार्ड के यूक्रेनी हथियार गोदाम पर हमला किया गया। यूक्रेन का बड़ा हथियार जखीरा इसमें तबाह हो गया।
ज़ेलेंस्की को एक साल से जिस दिन का इंतजार था वो अब करीब आ चुका है। कुछ दिनों में F-16 फाइटर जेट की पहली खेप यूक्रेन पहुंच जाएगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति को उम्मीद है कि अमेरिकी फाइटर जेट जंग में गेम चेंजर साबित होगा। रूस को भी F-16 की काबिलियत का अंदाजा है, इसीलिए पुतिन सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाना शुरू कर दी है। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की F-16 की ताकत के दम पर जंग का पासा पलट पाएंगे या F-16 यूक्रेन के सरेंडर की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। जून 1981, बगदाद, इराक। आईडीएफ ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट कर दिया। जून 1982, लेबनान। इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया। सीरिया इजराइल के साथ युद्ध में उतरा। इजराइल ने सीरिया के 85 फाइटर जेट्स को मार गिराया। साल 1991, खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने आसमान से 21,000 टन के बम गिराए और जमान पर मौजूद दुश्मन की सेना को तबाह कर दिया। इतिहास में हुए इन सभी ऑपरेशंस के सेंटर में था अमेरिका का आसमानी जंगबाज F-16 फाइटर जेट, जो बहुत जल्द यूक्रेन को मिलने वाला है। The transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands. इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका का F-16 जिस जंग में शामिल हुआ, उसने उस जंग को 360 डिग्री पलट कर रख दिया। इसलिए बीते एक साल से ज़ेलेंस्की को आसमान के इस सिकंदर का इंतजार था। कुछ महीनों में डेनमार्क, नीदरलैंड्स और नॉर्वे से F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका का आसमानी शिकारी रूस के सामने टिक पाएगा? क्या F-16 वो करिश्मा दोहरा पाएगा जो उसने 90 के दशक में कर दिखाया था? एक्सपर्ट्स की माने तो F-16 के यूक्रेन पहुंचने से रूस के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। अब तक रूस में गुरिल्ला अटैक करने वाला यूक्रेन मॉस्को को सीधे सीधे दहला सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रूस की डिफेंस लाइन और बॉर्डर से होने वाली हथियारों की सप्लाई लाइन को भी तोड़ सकता है। F-16 कैसे रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होगा, उसे इस मैप के जरिए समझिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ दूरी पर वासिल्विक एयरबेस मौजूद है, जहां यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। यहां से मॉस्को की दूरी 768 किलोमीटर है। F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर है, यानी F-16 मॉस्को तक को दहलाकर बेहद आसानी से वापस आ सकता है। हालांकि नेटो ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन F-16 से रूस की जमीन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हमले की क्षमता रूस के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव के तौर पर काम करेगी। यूक्रेन को भले ही रूस की जमीन पर हमले की इजाजत ना हो, लेकिन F-16 के जरिए वो यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की बैकबोन जरूर तोड़ सकता है। रूसी सैनिक बीते 2.5 साल से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह है भारी संख्या में हथियारों की सप्लाई। ये रूस से यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों का सप्लाई रूट है। रेल मार्ग से होते हुए हथियार क्रीमिया पहुंचते हैं, जहां से मेलिटोपोल, रोबोटाइन, मारियोपोल होते हुए सड़क के रास्ते अलग अलग युद्ध क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं।
F-16 के जरिए यूक्रेन बेहद आसानी से इन रूट्स को तबाह कर रूस की सप्लाई लाइन ब्रेक कर सकता है, जिससे रूसी सैनिकों के लिए जंग में लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जहां यूक्रेन स्ट्रैटेजिक तौर पर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकेगा, वहीं सीधी जंग में भी रूस को भारी नुकसान की आशंका है। एयर टू एयर अटैक में यूक्रेन रूस के फाइटर जेट्स को मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर बमबारी कर वो रूसी सेना को पीछे ढकेल सकता है। F-16 फाइटर जेट आने से यूक्रेन बेहद उत्साहित है। यूक्रेन की आर्मी पुतिन सेना में विध्वंस मचाने की तैयारी कर रही है, इसीलिए यूक्रेन खुद के ग्लाइड बम भी विकसित कर रहा है, जिन्हें आसमान से ड्रॉप कर वो रूस के हथियार डिपो को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स की माने तो F-16 यूक्रेन को बढ़त जरूर देगा, लेकिन इसे गेम चेंजर कहना मुश्किल होगा। दरअसल यूक्रेन को मिलने वाले F-16 पुराने मॉडल के हैं। ऐसे में रूस के एडवांस फाइटर जेट्स के सामने वो कितने टिकेंगे कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन को मिलने वाले F-16 भले ही पुराने हो, लेकिन रूस इनके कारनामों से वाकिफ है, इसीलिए वो यूक्रेन के एयर स्ट्रिप्स पर हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन की मिरहोरोद एयरबेस और डोलजित्से एयरबेस को तबाह कर चुका है। इसके अलावा लुत्स्क मिलिट्री एयरफील्ड, इवानो फ्रैंकिविस एयरबेस और मिकोलेव एयरबेस पर रूस ने हमले किए हैं। दरअसल रूस F-16 के आने से पहले यूक्रेनी एयरफोर्स को तबाह कर देना चाहता है। रूस के डर की वजह F-16 के बाद आने वाले फाइटर जेट्स भी हैं। F-16 यूक्रेन पहुंचने के बाद यूक्रेन को ग्रिपेन और मिराज 2000 फाइटर जेट की खेप भी मिल सकती है, जिसके संकेत स्वीडन और फ्रांस से मिले हैं। यानी F-16 सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकाने, नेवल बेस और क्रीमिया के आसपास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के निशाने पर रहे हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन ने जून में 14 से ज्यादा बार हमले किए, लेकिन जून के आखिरी हफ्ते से अब तक यूक्रेन हमले करने में लगातार नाकाम रहा है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने मिशन क्रीमिया लिबरेशन बंद कर दिया है या फिर मामला कुछ और है। रिपोर्ट यह है कि पुतिन ने क्रीमिया पर हमले रोकने के लिए रणनीति में मामूली सा बदलाव किया है और उसका असर ऐसा हुआ कि यूक्रेन की शक्ति खत्म होने लगी है। क्या है पुतिन की क्रीमिया कवच रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2014 में यूक्रेन ने क्रीमिया गंवाया और 2022 से क्रीमिया पर बड़े हमलों का मिशन शुरू किया। क्रीमिया के ब्लैक सी फ्लीट के 33% से ज्यादा जहाज यूक्रेन ने नष्ट कर दिए। क्रीमिया के कई सैन्य बेस पर यूक्रेन ने मिसाइल हमले किए और रूस को एयर डिफेंस सिस्टम सहित अहम सैन्य उपकरण गंवाने पड़े। क्रीमिया पर पिछला हमला यूक्रेन ने 23 जून को किया था। 23 जून को यूक्रेन ने अटैक एमिस मिसाइल में क्लस्टर बम लोड करके क्रीमिया पर हमले किए थे। लेकिन इन हमलों के बाद से यूक्रेन की सेना क्रीमिया में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाई है।
इसके पीछे पुतिन की एक छोटी सी लेकिन अहम रणनीति है। इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है कामिकाजे और सैन्य सर्वेक्षण करने वाले ड्रोन। ये ड्रोन युद्ध भूमि में कैसे काम आ रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले यूक्रेन की हमला करने की योजना समझनी होगी। क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन अटैकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही हाइमर्स रॉकेट भी क्रीमिया पर बरसाए जाते हैं। इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है। इसके अलावा क्रीमिया पर हमलों के लिए स्कैल्प मिसाइल प्रयोग में लाई जाती है। इनकी रेंज भी 300 किलोमीटर तक है। इन हथियारों से हमला तभी संभव है जब इनको फ्रंट लाइन पर लगाया जाए। फ्रंट लाइन से ही क्रीमिया इन हथियारों की रेंज में आता है। फ्रंट लाइन पर इन हथियारों को लाने का मतलब है कि इनको सीधे वॉर जोन में तैनात करना है, और पुतिन ने वॉर जोन में सैन्य सर्वेक्षण और हमला करने वाले ड्रोन की नई टीम तैनात कर दी है। सैन्य सर्वेक्षण और ड्रोन हमलों का बहुत बड़ा फायदा रूस को हुआ है। फ्रंट लाइन पर सर्वेलेंस ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। सर्वेलेंस ड्रोन हाइमर्स अटैकम्स लॉन्चर की लोकेशन की जानकारी मिसाइल ड्रोन फोर्सेस को दे रहे हैं। लोकेशन की जानकारी मिलते ही रूसी सेना हाइमर्स अटैकम्स लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। 13 जुलाई को ही रूस ने 3 हाइमर्स लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के पास पहले से हथियारों की कमी है और वो क्रीमिया जीतने के चक्कर में और ज्यादा हथियार गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है। अगर ये हथियार खत्म हुए तो रूस को फ्रंट लाइन पर बड़ी बढ़त मिलनी तय है। पुतिन की इस रणनीति से यूक्रेन के क्रीमिया मिशन को गहरा झटका लग सकता है। रूस के लगातार हमलों के कारण हाइमर्स और अटैकम्स लॉन्चर को पीछे हटाना पड़ा है। यूक्रेन ने वॉर जोन से 50 किलोमीटर पीछे इन्हें तैनात किया है। अब क्रीमिया हाइमर्स और अटैकम्स की रेंज से बाहर हो चुका है। इसीलिए यूक्रेन 23 जून के बाद क्रीमिया पर मिसाइल हमले नहीं कर पाया है। पुतिन सेना की इस रणनीति में ड्रोन फोर्सेस और मिसाइल फोर्सेस को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस रणनीति की बदौलत क्रीमिया पर मिसाइल हमले रुक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के लिए मुसीबत अब सिर्फ हथियारों की कमी नहीं बल्कि सैनिकों की भारी कमी भी है। यूक्रेन को सैनिकों की सख्त जरूरत है, लेकिन यूक्रेन के लोग सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए यूक्रेन अब मशीनों की सेना तैयार कर रहा है। यूक्रेन ऐसे रोबोटिक हथियार और रोबोट तैयार कर रहा है जो जंग के मैदान में जाकर रूसी फौज पर कहर बरपा सके। मिशन की शुरुआत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चल रहा है। ड्रोन की तरह ही भविष्य में रोबोट यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। जो काम इंसान नहीं कर सके वो मशीन करेगी। जो मिशन यूक्रेन की सेना पूरी नहीं कर सकी उसे अब रोबोट पूरा कर सकते हैं। प्लान ऐसा है कि अब यूक्रेनी मोर्चे पर कम से कम खून बहे। युद्ध में हार भी हो तो इंसान के शवों की जगह मशीन के कबाड़ का ढेर लगे। यूक्रेन में सैनिकों की कमी को दूर करने के हर तरीके नाकाम हो रहे हैं। जरूरत बहुत बड़ी है लेकिन कामयाबी बहुत थोड़ी मिल रही है। यूक्रेनी सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। सैन्य भर्ती के वाहनों में आग लगा रहे हैं। सैन्य भर्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
यूक्रेन को नेटो से हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन रूस की 5 लाख सैनिकों वाली फौज से मुकाबले के लिए सैनिकों की सप्लाई नहीं हो सकती है। इसलिए इन दिनों यूक्रेन के कारखानों में एक विशेष काम चल रहा है। यूक्रेन रोबोट सेना बनाने के मिशन पर है। युद्ध के लिए मशीनें बनाई जा रही हैं। यूक्रेन में तकरीबन 250 नई कंपनियां रक्षा के लिए मशीनें बना रही हैं। सेना तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए पहले भर्ती जरूरी है और फिर लंबी ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है। लेकिन यूक्रेन के पास इतना वक्त नहीं है। इसलिए यूक्रेन की कोशिश है कि ऐसी मशीनें और रोबोट तैयार हो जो फैक्ट्री से निकलने के बाद सीधे जंग के मैदान में भेजे जा सके। यूक्रेन का लक्ष्य 1 लाख रोबोट बनाने का है। हर मशीन कई सैनिकों जितनी ताकतवर होगी। मशीनों के लिए खाना और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध में जितना अहम हथियार है उतना ही जरूरी है सैनिकों के लिए वक्त पर खाने पीने का सामान पहुंचना और इलाज मिलना। लेकिन रोबोटिक मशीनें यूक्रेन की तमाम समस्याओं को खत्म कर देंगी। इस मिशन के तहत कई ड्राइवरलेस गाड़ियां भी तैयार हो रही हैं। लोहे से तैयार हो रहे रोबोट और मशीनों पर गोली का असर भी नहीं होगा। यूक्रेन की रोबोट आर्मी को खत्म करने के लिए रूस को बड़ी मिसाइलें और घातक बम का इस्तेमाल करना होगा। रोबोट आर्मी के लिए अलग विंग बनाई गई है। रोबोट थल सेना के अलावा नेवी को भी दिए जाएंगे। रोबोट बेहद कम खर्च करके बनाए जा रहे हैं। रोबोट का बुनियादी ढांचा अलग कंपनी बना रही है। बाद में सेना की फैक्ट्री में रोबोट से हथियार जोड़े जा रहे हैं। चीन की अवसरवादी सोच से दुनिया वाकिफ है। ट्रंप पर हमले वाले दिन भी चीन ने आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। दरअसल 13 जुलाई को जिस वक्त ट्रंप पर अटैक हुआ उसके 3 घंटे के बाद ही चीन की ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ट्रंप की प्रिंटेड टी शर्ट बिकने लगी, जिससे चीनी कंपनियों ने लाखों रुपए कमाए। हवा में लहराता मुट्ठी बंधा हाथ। जानलेवा हमले के बावजूद चेहरे पर बेफिक्री का भाव। यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट से घिरे डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाली ये टी शर्ट न्यू जर्सी के एक स्टोर में बिक रही है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग और पैकिंग चीन में हुई है। If you want to really see something that said, take a look what happened. 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की रैली में उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद दुनिया में खलबली मच गई। लेकिन एक चीनी कंपनी ने आपदा में अवसर देखा और जमकर मुनाफा कमाया। ये ट्रंप पर हमले के बाद की तस्वीर है। इस फोटो में ट्रंप बेहद एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आते ही ये तस्वीर वायरल हो गई। यहीं से चीन की टी शर्ट बनाने वाली एक कंपनी को कारोबार बढ़ाने का आइडिया आया। कंपनी ने तुरंत ट्रंप की इस तस्वीर को टी शर्ट पर प्रिंट कर डाला। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी समय के अनुसार शाम 6:15 पर ट्रंप पर हमला हुआ। 6:31 पर सोशल मीडिया पर तस्वीर डाली गई। 8:40 पर चीनी ई कॉमर्स साइट पर ट्रंप की फोटो वाली टी शर्ट बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई। कंपनी के मुताबिक महज 3 घंटे में 2000 से ज्यादा टी शर्ट के ऑर्डर आए। ये ऑर्डर उन्हें चीन और अमेरिका से मिले थे। हमले के 48 घंटे बाद भी टी शर्ट की मांग बढ़ रही है। ऐसे में कई दूसरी कंपनियों ने भी ट्रंप की तस्वीर वाली टी शर्ट ऑनलाइन बेचनी शुरू कर दी है। कंपनी की माने तो मार्केट में अमेरिकी चुनाव से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है। जनवरी से अब तक 40% की तेजी देखी गई है। ऐसे में कंपनी ने ट्रंप की तस्वीर वाली टी शर्ट का दांव खेला और वो चल पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में जारी बारूदी कोहराम हर नए दिन के साथ विध्वंसक और भयावह होता जा रहा है।
और इस बार आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा को निशाना बनाया। सेंट्रल गाजा के स्कूल और रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। जहां एक तरफ इस हमले के बाद इजराइल के खिलाफ ग्लोबल विरोध हो रहा है, तो वहीं नेतन्याहू ने भी गाजा की तबाही तक हमले करने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों, आप ही देखिए। बीते 48 घंटों में गाजा में ऐसा बारूदी कोहराम मचा है, इतना भीषण रक्तपात हुआ है जिसे देख हर कोई सन्न है। इजराइल के प्रचंड हमले के बाद गाजा में तबाही का मंजर बेहद भयावह है। दरअसल 14 जुलाई की रात आईडीएफ ने गाजा के 2 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ का पहला अटैक सेंट्रल गाजा के नुसीरात शिविर स्कूल पर हुआ, तो वहीं इजरायली ब्रिगेड ने सेंट्रल गाजा के अल-बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी विध्वंसक हमला किया। अब तक दक्षिणी गाजा में तबाही मचाने वाले इजराइल ने बीती रात अचानक ही सेंट्रल गाजा पर धावा बोल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि नुसीरात शिविर स्कूल पर हमले में 17 लोगों की मौत हुई। स्कूल में मरने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जबकि इजराइल के हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। दावा है कि आईडीएफ ने अपाची हेलीकॉप्टर से हमले को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सेंट्रल गाजा के जिस स्कूल पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक की, उसका संचालन यूनाइटेड नेशंस के पास था। बस फिर क्या, यूएन स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद दुनिया के कई देश भड़क गए। इजराइल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया है।